जब सुबह हुई तो हम 3 लोग गए थे और वापस सिर्फ 2 आए, और जो वापस आया वो भी अब वो नहीं रहा जो गया था। ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि ये दिलचस्प है, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो मैंने उस रात जंगल में देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जो चीज उस रात हमारे पीछे आई वो अभी भी वहीं है, इंतजार में। चलें, मैं आपको बताता हूं कि यह सब कहां से शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें, अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। यह बात है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों के अंदर घने देवदार के जंगल में एक जगह है जिसे मकामी लोग काली ढाणी कहते हैं। नाम सुनकर हमने परवाह नहीं की। हम 3 दोस्त थे, आदित्य, रोहन और मैं, करण। आदित्य हम में सबसे ज्यादा परजोश था। शिमला में इंजीनियरिंग करता था, लंबे कद का, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हर नई जगह जाने का शौक रखता था। रोहन थोड़ा संजीदा था, कम बोलता, ज्यादा सोचता। चंडीगढ़ से आया था, कैंपिंग का सामान उसी ने खरीदा था, सारा मंसूबा उसी का था। और मैं, करण, बस दोनों के साथ आ गया था। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि एक ट्रैकिंग फोरम पर किसी ने लिखा था कि काली ढाणी का मंजर लाजवाब है, रात को आसमान में सितारे देखना हो तो यहां से बेहतर जगह नहीं। बस इतना काफी था हमारे लिए। किसी ने यह नहीं पढ़ा कि उसी पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट में लिखा था, वहां रात मत गुजारना। हम दोपहर को पहुंचे। जंगल के अंदर पहुंचते ही ठंड पड़ गई। देवदार के दरख्त इतने ऊंचे और इतने घने थे कि आसमान का सिर्फ एक पतला टुकड़ा नजर आता था। जमीन पर सूखे पत्ते बिछे थे, हर कदम के साथ एक खुश्क आवाज उठती, सरसराहट। कभी हवा चलती तो पूरी वादी जैसे सांस लेती थी। रोहन ने टेंट लगाने की जगह ढूंढी, एक छोटी सी खुली जगह जहां दरख्त थोड़े पीछे हटे हुए थे। जमीन निस्बतन हमवार थी, बीच में पुरानी राख थी। किसी ने पहले यहां आग जलाई थी। रोहन ने कहा, यह अच्छी निशानी है। आदित्य ने मजाकत में कहा कि शायद कोई भूत कैंप लगा कर गया था। हम हंस पड़े। शाम होने से पहले हमने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई, मैगी बनाई, कॉफी पी। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा हमने सोचा था। फिर सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा और जंगल बदल गया। पहले तो सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जो शहर में कभी नहीं होती, जब परिंदे भी ना बोले, हवा भी रुक जाए और आप अपनी सांसों की आवाज सुनने लगे। ये खामोशी अचानक आई थी। पहले दरख्तों में सरसराहट थी, कहीं दूर कोई परिंदा बोल रहा था, और फिर एक लम्हे में सब बंद। आदित्य ने कहा, यार परिंदे कहां गए? कोई जवाब ना दे सका। हम आग के करीब आ गए। रात गहरी हुई तो आसमान वाकई साफ था। सितारे ऐसे थे जैसे किसी ने स्याह कपड़े पर चमकते पत्थर बिखेर दिए हों। हम ऊपर देखते रहे। थोड़ी देर के लिए वो खामोशी भी खूबसूरत लगी। फिर ठीक 12 बजे के करीब रोहन को कुछ सुनाई दिया। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, सुनो। हम दोनों चुप हो गए। दूर से आवाज आ रही थी, कोई चल रहा था, पत्तों पर कदमों की आवाज। लेकिन ये आवाज अजीब, बहुत भारी, बहुत सुस्त और मुसलसल, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन इस इलाके में भालू नहीं थे, हमने पढ़ा था। आदित्य ने टॉर्च उठाई और अंधेरे में रोशनी डाली। दरख्त और दरख्त और फिर अंधेरा, कुछ नहीं। आवाज रुक गई। हमने एक दूसरे को देखा। रोहन ने कहा कि शायद हिरण्य हो। आदित्य ने सर हिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था हिरण्य इस तरह नहीं चलते। हम टेंट में घुस गए। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। नींद अचानक टूटी थी, जैसे किसी ने जगाया हो। बाहर कुछ था। मैं लेटा रहा, सांस रोके, कान लगाए। खामोशी। फिर टेंट की दीवार पर एक छाप गुजरी। बाहर कोई था। मैंने रोहन को जगाया। उसने आंखें खोली और बगैर बोले मुझे देखा। मैंने टेंट की दीवार की तरफ इशारा किया। उसने देखा, छावा अभी भी थी, हरकत कर रही थी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, टेंट के गिर्द चक्कर लगा रही थी।
रोहन ने आदित्य को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया। आदित्य की जगह खाली थी। पहले हमें लगा शायद वो पेशाब करने गया हो, लेकिन उसके जूते अभी भी टेंट के अंदर थे। रोहन ने धीरे से टेंट की जाइब खोली, ठंडी हवा अंदर घुस आई। हमने बाहर झांका, आग बुझ चुकी थी, सिर्फ सुर्ख सुलगती राख बची थी। चांद अब्बर में छुपा था और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमने आवाज दी, आदित्य। जंगल ने जवाब नहीं दिया। रोहन ने टॉर्च जलाई और हम बाहर निकले। जमीन पर आदित्य के कदमों के निशान थे, नंगे पैरों के, जो जंगल के अंदर जाते थे, गहरे अंधेरे में। रोहन ने कहा, यह खुद नहीं गया। मैं समझ नहीं पाया उस वक्त कि उसका मतलब क्या था। हम अंदर गए। कदमों के निशान का पीछा करना आसान नहीं था। रास्ता नहीं था, सिर्फ घने दरख्त थे। जमीन पर सूखे पत्ते और जड़ें थीं। टॉर्च की रोशनी में साए हर तरफ हिलते नजर आते थे। हम दोनों दबे पैरों चल रहे थे, जैसे डर था कि हमारी आवाज कोई सुन लेगा। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद कदमों के निशान रुक गए, बिल्कुल अचानक, जैसे आदित्य जमीन में समा गया। रोहन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। दरख्त, पत्ते, पत्थर, और फिर टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक गई। जमीन पर एक गोल निशान था, पुराना, जैसे मुद्दतों से वहां हो। किसी ने पत्थरों से एक दायरा बनाया था। उसके अंदर राख थी, लेकिन वो राख हमारी आग की नहीं थी, और उस राख के बीच में कपड़े का एक टुकड़ा था। मैंने करीब जाकर देखा, वो आदित्य की जैकेट का कॉलर था। रोहन ने मुझे पीछे खींचा और कहा, वापस चलो, अभी भागो। लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं उस निशान को देखता रहा, उस राख को, और फिर मुझे एहसास हुआ ये राख ताजा थी, अभी अभी जलाई गई थी। कोई यहां था अभी। रोहन ने मेरा बाजू खींचा और हम पलटे, और जैसे ही हम पलटे, ठीक हमारे पीछे 10 कदम के फासले पर एक दरख्त के साथ कोई खड़ा था। टॉर्च की रोशनी में चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ शक्ल थी, लंबी, बहुत लंबी, इतनी कि जहर फितरी लगे। हाथ लटके हुए थे घुटनों से नीचे, और वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल साकित। टॉर्च कांपने लगी, क्योंकि रोहन का हाथ कांप रहा था, और फिर उस शक्ल ने अपना सर एक तरफ झुकाया, आहिस्ता, ऐसे जैसे इंसान नहीं झुकाते। रोहन ने चीखा और भागा। मैं भी भागा। जंगल अंधेरे में था, दरख्त मुंह के सामने आ रहे थे, जड़ों में पैर फंस रहे थे, लेकिन हम रुके नहीं। मैं सिर्फ रोहन की टॉर्च की रोशनी को देखकर भागता रहा, और दौड़ते हुए मुझे पत्तों की वो संगीन आवाज फिर सुनाई दी, पीछे से, करीब आती हुई। हम टेंट तक पहुंचे। रोहन ने टेंट की जिप खींची। हाथ इतने कांप रहे थे कि जिप पहली बार नहीं खुली, दूसरी बार खुली और हम अंदर घुस गए। सांस लेना मुश्किल था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। रोहन ने टॉर्च बंद की। अंधेरा, खामोशी। फिर टेंट के बिल्कुल बाहर पत्तों पर वही भारी कदम रुके। 1 कदम, 2 कदम, 3, और फिर बंद। हम दोनों जम गए, सांस रोके, एक दूसरे का हाथ थामे। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, कुछ नहीं हुआ। रोहन ने बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे मेरे कान में कहा, अभी मत हिलो। मैंने सर हिलाया, और फिर मेरी निगाह टेंट के फर्श पर पड़ी। टेंट के अंदर फर्श पर ताजा मिट्टी के निशान थे, नंगे पैरों के। कोई पहले से अंदर आ चुका था। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। पार्ट 2 में करण को रात टेंट के अंदर ही वो चीज मिलती है जो आदित्य वहां छोड़ गया था, और वो चीज बताती है कि आदित्य खुद नहीं गया, बल्कि उसे किसी ने बुलाया था। किसने, क्यों, और वो पत्थरों का दायरा काली ढाणी में कितने सालों से है। अगली रात और भी खौफनाक है, क्योंकि सुबह होने से पहले रोहन की आवाज भी बदल जाती है।